शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के मैप के बारे में। इसका पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप देखेंगे। इसके साथ साथ में इससे रिलेटेड जो कुछ की फैक्ट हैं उनको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला मैप जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की लोकेशन बताई गई है कि पूरे विश्व में एशिया महाद्वीप में ये कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर आपको जो लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये एशिया है, और एशिया में पार्टिकुलरली हम जब मिडल ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट एशिया में लोकेटेड है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। कौन कौन सी रेखाओं से होकर के यहाँ की भूमि गुजरती है, तो देखिए जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदी में कहें तो कर्क रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है। तो एशिया के मिडल वाले हिस्से में और ईस्ट वाले हिस्से में, मिडल ईस्ट वाला जो हिस्सा है वहाँ पर लोकेटेड है हमारा संयुक्त अरब अमीरात। कौन कौन से सागरों से ये घिरा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यूएई के नीचे की तरफ यदि आप जाते हैं तो अरब सागर पड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो बीच वाला बड़ा सा हिस्सा आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब के उस पार आप यदि पार करेंगे तो रेड सागर पड़ जाएगा, गल्फ ऑफ अडेन पड़ जाएगा। तो ये इसकी थोड़ी सी वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट लोकेशन बताई गई है। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है मिडल ईस्ट कंट्री माना जाता है, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ द अरेबियन पेनिसुला, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अरेबियन पेनिसुला है। इस अरेबियन पेनिसुला के किस हिस्से में पड़ता है, उत्तरी की तरफ और पूर्वी एज की तरफ में ये लोकेटेड है। इसकी बॉर्डर जो है गल्फ ऑफ ओमान, इसके साथ साथ पर्शियन गल्फ के साथ में मिलती है। ये सिचुएटेड है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के किधर वाले हेमिस्फीयर में पड़ेगा, ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में लोकेटेड है। इसकी वही बॉर्डर की यदि हम बात करें तो सऊदी अरब साउथ की तरफ में है, ठीक है। सऊदी अरबिया इन द साउथ एंड वेस्ट बाय ओमान इन द ईस्ट। वेस्ट और साउथ की तरफ में जब हम जाते हैं तो सऊदी अरब की तरफ से घिरा हुआ है ये, और ईस्ट की तरफ में जाएंगे तो ओमान कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। संयुक्त अरब अमीरात अपनी जो समुद्री सीमा है शेयर करता है नॉर्थ में ईरान के साथ में और कतर के साथ में, वेस्ट के साथ में। कुल मिलाकर के यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में जो बॉर्डर बनाने वाली कंट्री हैं वो सऊदी अरबिया है और ओमान है। अभी इसको यहाँ से क्लियर हो जाएगा जब आप ये फर्स्ट वाला मैप देखेंगे तो ये इसके प्रोविंसेस को बताया गया है। देखिए ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं आबू धाबी हो गया, ये वाला हिस्सा दुबई का हो गया, फिर हो गया शारजाह, जहाँ पर आपने देखे होंगे कि इसके पहले वाला जो क्रिकेट हुआ था ना कोरोना के टाइम में, वो यहीं पे हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। तो शारजाह का नाम भी आपने ज़रूर सुने होंगे। शारजाह में क्रिकेट स्टेडियम भी, ठीक है, काफ़ी छोटी बाउंड्री वाला ये क्रिकेट स्टेडियम था। तो इसके प्रोविंसेस हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था, किसी पार्टिकुलरली देश का एक जो सबसे बड़ा प्रोविंस है ना उसके बारे में पूछा था कि ये किस देश में लोकेटेड है। यहाँ की कैपिटल क्या है, आबू धाबी है। ये वाला हिस्सा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये यूनाइटेड अरब अमीरात का, ठीक है, अच्छे से यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। ये इसकी जो कैपिटल सिटी है आप देख रहे हैं, है ना, एकदम किनारे में लोकेटेड है आबू धाबी। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर और भी ज़्यादा शहर हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दुबई है। और यहाँ आप जो ये ट्रायंगल देख रहे हैं ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर कलर उतना अच्छा नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ ये ट्रायंगल से लेकर के नीचे तक का जो हिस्सा है अल फजराह, फजियाराह,
ये डार्क ग्रीन से दर्शाया गया है, मतलब ये जो एरिया है ये पहाड़ी वाला एरिया है। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर की। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसका ओमान के साथ में टच हो रहा है, नीचे की तरफ हम जब गए हैं। और भी इसका सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है सऊदी अरबिया के साथ में टच होता है। और बहुत बड़ा इसका हिस्सा हम देखेंगे रब अल खाली डेजर्ट से घिरा हुआ है, चाहे यूनाइटेड अरब अमीरात हो चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, तो डेजर्ट वाला हिस्सा हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एक चीज़ हमने और बात करी थी कि समुद्री सीमा इसकी दो देशों से लग रही है, एक तो है ईरान और दूसरा है कतर। तो ये रहा कतर और कतर कैपिटल दोहा हो गई, ठीक है, और ये रहा हमारा ईरान। स्ट्रेट ऑफ होर्मज, होर्मज जल संधि, पर्सियन गल्फ, ये पर्सियन गल्फ हमें याद रखना है कि कौन सी गल्फ में लोकेटेड है यूनाइटेड अरब अमीरात और कौन सी जल संधि यहाँ पर लोकेटेड है, जो कि अलग करती है ईरान को और यूनाइटेड अरब अमीरात को। यूनाइटेड अरब अमीरात का जो एरिया है, क्षेत्रफल है लगभग 83,600 स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब 32,300 स्क्वायर माइल्स का है। अरेबियन पेनिसुला की हम जब बात करते हैं, अरब प्रायद्वीप की जब हम बात करते हैं, तो जैसा कि आप इस फिजिकल मैप में देख सकते हैं इस कंट्री को ऊपर की तरफ, मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात इज़ डेजर्ट वेट वेस्टलैंड, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ का जो हिस्सा है वो रेतीला है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर हमें रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। विथ लार्ज रोलिंग सैंड ड्यून, बहुत सारे बड़े बड़े रोलिंग सैंड ड्यून हमको दिखाई देते हैं। एज द आउटर रीचेस ऑफ द रब अल खाली डेजर्ट स्ट्रेच इनटू द कंट्री, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है रब अल खाली डेजर्ट यहाँ पर फैला हुआ है। पर्सियन गल्फ की हमने बात करे थे, जो कि इसके कोस्टल एरिया वाला हिस्सा है, ये काफ़ी फ्लैट हिस्सा माना जाता है, जबकि 1000 माउंटेन डोमिनेट करते हैं इस लैंडस्केप में नॉर्थ ईस्ट की तरफ में यदि आप जाते हैं तो, ठीक है। तो पर्सियन गल्फ भी मिल गई देखने को, 1000 माउंटेन भी हमको देखने को मिल गए, और यहीं पर ट्राइंगल भी हमको दिखाई दिया था जिसका नाम है जबाल यीबिर। ये कंट्री का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है जिसको हमने ट्राइंगल से दर्शाएं। इसकी हाइट है 5666 फीट। वहीं यदि हम देखें तो यूनाइटेड अरब अमीरात हैज़ नो सिग्निफिकेंट रिवर्स और लेक्स ऑफ नोट, मतलब या तो यहाँ ना तो हमें नदी दिखाई दे रही है इतनी कोई महत्वपूर्ण, और ना ही कोई लेक्स दिखाई दे रही है। न्यूमरस स्मॉल आइलैंड्स एंड इनलेट्स आर सिचुएटेड ऑफ शोर इन द पर्सियन गल्फ। वहीं खाड़ी की तरफ में यदि आप जाएंगे तो बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर बताई जाती है, जैसे कि आबू धाबी भी जो है किनारे किनारे में बसा हुआ है खाड़ी के। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात को हम 6 अमीरात में बांट देते हैं, ठीक है, इमरात, सिंह, इमराह। वहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यदि हम देखें तो यहाँ पर इनके नाम बता दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इनके नाम। तो ये तो था यूनाइटेड अरब अमीरात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इसका मैप। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं आज यदि हमने इसका मैप डिस्कस किए हैं तो यूएई आखिर न्यूज़ में रहा क्यों है। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के रिलेशन को यहाँ पर बताया जाता है कि अभी यूएस की तरफ से एक मैरीटाइम कोएलिशन बनाया जा रहा था गल्फ वाले एरिया में। इससे संयुक्त अरब अमीरात अपने आप को बाहर कर रहा है। तो क्या रीज़न है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है, बाहर कर लिया है यूएस लेड मैरीटाइम कोएलिशन टास्क्ड विथ सिक्योरिंग 10 गल्फ वाटरवेज दैट आर वाइटल टू द ग्लोबल ऑयल ट्रेड, इट सेड ऑन वेडनेसडे। अब अमेरिका चाहता है कि गल्फ की जो वाटरवेज बनाई गई हैं जो कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको हम सिक्योर कर सकें। इसके लिए वो एक कोएलिशन बनाने का काम कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं लगा किसको, संयुक्त अरब अमीरात को, इसलिए उसने अपने आप को बाहर कर लिया है।
यूएई ने विथड्रॉ कर लिया है अपने पार्टिसिपेशन को इन द 38 नेशन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कितने नेशन? 38 कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस 2 months एगो, ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट का कहना है। ठीक है, इसके लिए किसी भी प्रकार का रीज़न यहाँ पर बताया नहीं गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ आवर ऑनगोइंग इवेल्यूशन ऑफ इफेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन विद ऑल पार्टनर 2 months ago the UAE withdraw its participation in the combined maritime forces। तो ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों UAE ने अपने आप को यहाँ से बाहर कर लिया है। बहरीन हेडक्वार्टर्ड CMF को इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। ठीक है, क्या नाम रखा गया है इसका? बहरीन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। और CMF हम बार बार यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, इसकी स्थापना करी गई थी 2001 में। प्रारंभिक तौर पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर पार्टनर थे 12 देशों के लोग। इट इज़ एक्टिव इन क्रूशियल बट ट्रबल्ड गल्फ वाटर्स वेयर टैंकर्स हैव बीन सीज्ड एंड अटैक्ड इन रिसेंट मंथ। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के लोगों के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो टैंकर्स हैं उनको जब्त कर लिया जा रहा है, टैंकों पर अटैक कर दिया जा रहा है। इसी के चलते चलते लग रहा है कि अब कोई मतलब नहीं है यहाँ पर पैसा खर्च करने से। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन का कहना है यूएई रिमेन्स ए पार्टनर नेशन। उनका कहना है कि नहीं, यूएई अभी जो है पार्टनर नेशन के रूप में काम करते रहेगा। डिस्पाइट पुटिंग इट्स पार्टिसिपेशन ऑन होल्ड, अपना पार्टिसिपेशन को उसने अलग कर जरूर लिया है लेकिन वो अभी पार्टनर बना रहेगा। अभी भी यदि देखा जाए इस ग्रुप में 38 पार्टनर नेशंस हैं, ऑफ विच द यूएई इज़ वन। उसमें यूएई को हमने इंक्लूड किया है। कमांडर तिमोथी हॉकिंस का ऐसा कहना है। आगे बताया जा रहा है कि ईरान ने सीज्ड कर लिया था 2 टैंकर्स को 1 वीक के अंदर में, लेट अप्रैल एंड अर्ली मई के महीने में, इंक्लूडिंग 1 एम्प्टी शिप दैट वाज ट्रेवलिंग बिटवीन यूएई पोर्ट ऑफ दुबई एंड फुजिरा। इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं कि ईरान ने जब्त कर लिया है टैंकर्स को। ठीक है, 2 टैंकर को 1 ही वीक के अंदर अंदर में। इसके साथ साथ में ईरान वाज आल्सो एक्यूज्ड ऑफ लॉन्चिंग ड्रोन अटैक अगेंस्ट इजरायली आउंड टैंकर इन नवंबर 2022। ईरान के ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता है कि उसने ड्रोन अटैक को लॉन्च किया था। किसके खिलाफ में? इजरायली टैंकर। नवंबर 2022 की ये डेट है। स्टोकिंग टेंशंस विद द यूनाइटेड स्टेट, और इसी के चलते चलते क्या है, यूएस के साथ में टेंशन बढ़ गई थी। Earlier this month, US said it was sending reinforcement to the Gulf, which carries at least a third of the world's seaborne oil, after what it called increasing harassment by Iran। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ईरान से ये लोग परेशान हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। यहाँ पर आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, मेनली 2 के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला है ग्रेफीन के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। पहला जो एडिटोरियल है इसको हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम ग्रेफीन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। यदि हमें मेंस में कभी लिखने के लिए आया तो किस रूप में क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन रहेगा, इंडिया नीड्स रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेफीन। भारत को ज़रूरत है कि वो ग्रेफीन के ऊपर रिसर्च करें, ग्रेफीन का प्रोडक्शन करें, विच इज़ डिफाइनिंग मटेरियल ऑफ दिस एज, जो कि आज का जो एज चल रहा है वो ग्रेफीन का एज चल रहा है। इस प्रकार से हमें मेंस में लिखने के लिए आएगा तो इसका आंसर आप किस प्रकार से देंगे, यहाँ पर पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसी को आप समझेंगे और इसी को ही आने वाले टाइम में आप आंसर राइटिंग करेंगे। सबसे पहले है ग्रेफीन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। ग्रेफीन है क्या चीज़? ठीक है, तो जैसे कि आप हीरा की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं, सोना, तांबा,
बहुत सारे मेटल की हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक मटेरियल है जिसका नाम है ग्रेफीन। 2004 में ग्रेफीन को डिस्कवर किया गया था एंड्रे गेम के द्वारा। कौन लोग थे ये? दो लोग थे, एंड्रे गेम एंड कोस्तिया नोवोसेलोव, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से थे यह। और इसी के लिए 2010 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं। ये इसकी संरचना है, ठीक है। अंदर की संरचना कैसी शायद हम तो कभी देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन पिक्चर इसका ऐसा दिखाई देता है। कितना पतला ये हो सकता है? कितना पतला है? 1,000,000 टाइम्स थिनर देन पेपर। हम जो पेज पलटाते हैं उससे 1,000,000 गुना, 1,000,000 टाइम्स थिनर है, 1,000,000 गुना पतला है ये। और कितना मजबूत हो सकता है? ये हीरे से भी मजबूत हो सकता है। हम बहुत पढ़े हैं, ITI वाले तो ज़्यादातर यही पढ़ते हैं कि डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल है, लेकिन आप नया चीज़ देख लीजिए कि डायमंड से भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। मैक्सिमम यंग्स मॉड्यूल बताया गया है इसका 1.3, और इसका पतलाई को लेकर के इंटरलेयर स्पेसिंग बताई गई है 0.33 से लेकर के 0.36 nm तक। वहीं यदि इसकी चालकता की बात कर लें, कंडक्टिविटी की बात कर लें, तो ये कॉपर से भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। कॉपर के आप देखते हैं आपके घरों में बिजली के वायर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये विद्युत का बेहतरीन सुचालक है। उससे भी बढ़िया कौन है? चांदी है, लेकिन चांदी का तार नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो महंगा पड़ता है। और इसका जो रेजिस्टिविटी है, कितना ये प्रतिरोध करेगा अपने अंदर से बिजली को प्रवाहित होने के टाइम में, तो वो 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर लिखाना है। मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी बताया गया है 2 लाख वर्ग सेंटीमीटर। बट वीक बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स सेपरेटेड बाय मैकेनिकल एक्सफोलिएशन ऑफ 3D ग्राफिक क्रिस्टल। लेकिन एक यहाँ पर कमजोरी ये है कि इसकी जो बॉन्डिंग लेयर है उसके बीच में काफ़ी कमज़ोर है। शुरुआत करी जाती है कि आज के टाइम में हम कुछ उभरते हुए मुद्दों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, हमेशा से ही सुनते रहते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के मामले में सुनते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग हम सुनते हैं ये वर्ड कंप्यूटर्स के मामले में, और ग्राफीन के बारे में आप जब भी सुने होंगे तो मटेरियल के मामले में आपने सुने हैं। चूँकि इंडिया को हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा दुनिया को चैलेंज दे रहा है, लेकिन इंडिया को ज़रूरत है कि वो ग्रेफीन वाला जो एरिया है यहाँ पर भी थोड़े से अपने हाथ आजमाएं। ग्रेफीन को यहाँ पर वंडर मटेरियल के रूप में बताया गया है, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। तो ग्रेफीन आखिर है क्या चीज़? चूँकि ग्रेफीन को डिस्कवर किया गया था 2004 के साल में, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था टू प्रोड्यूस हाई ग्रेड लार्ज स्केल ग्रेफीन। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसकी खोज किए हुए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाई ग्रेड लार्ज स्केल ग्रेफीन का उत्पादन हम काफ़ी मुश्किल से कर पाते हैं। हाउएवर थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट। फिर भी देखा जाए तो आज के टाइम में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ में बदल रही हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ उपयोगिता देख सकते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। ग्रेफीन विश्व का थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल माना जाता है, चाहे वो बिजली की चालकता हो, चाहे वो हीट की चालकता हो। बिजली के मामले में ये कॉपर से भी ज़्यादा बेटर माना जाता है कंडक्टिविटी के मामले में। इट इज़ 200 टाइम्स स्ट्रोंगर दैन स्टील बट 6 टाइम्स लाइटर। अब कहीं आपको लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ स्टील से भी ज़्यादा मजबूत चाहिए, तो मैं ग्रेफीन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ग्रेफीन स्टील से 200 गुना मजबूत है और 6 गुना हल्का है। तो सोचिए, ऐसी जगह जहाँ आप सोच रहे हो कि मजबूती भी चाहिए, हल्कापन भी चाहिए, तो वहाँ पर आप ग्रेफीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में देखा जाए तो ये आलमोस्ट हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। ये एब्जॉर्ब करता है मात्र 2% ऑफ लाइट को। इट इज़ इम्परमेबल टू गैसेस। ठीक है, गैसेस के लिए कैसा माना जा रहा है? ये
अपरागम्य माना जा रहा है। ठीक है, गैसेस के मामले में इम्पेरेबल माना जाता है इवन दोस एज लाइट एज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अपारगम्य हम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर से कोई चीज़ होकर के गुजर नहीं सकती है। इट हैज़ पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनलाइज इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, एनर्जी जनरेशन, बैटरी, सेंसर एंड मोर। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर क्रांति आ सकती है ग्रेफीन के इस्तेमाल से, जैसे कि बिजली का क्षेत्र, कंडक्टिविटी का क्षेत्र, एनर्जी जनरेशन, बैटरी है, सेंसर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपोजिट मटेरियल की बात कर लें, ठीक है, जब हम इसको दूसरी चीज़ के साथ में मिला देते हैं, ठीक है, भले ही आप थोड़ी सी मात्रा में मिलाइए, तो ये कंपोजिट मटेरियल का निर्माण कर लेता है विद ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्ड क्वालिटीज़, और यहाँ पर आपको क्वालिटी में भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ग्रेफीन के कंपोजिट का इस्तेमाल एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन के मामले में भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस बैटरीज, सुपर कैपेसिटर, टच स्क्रीन एंड कंडक्टिव इंक। ग्रेफीन का इस्तेमाल हम करते हैं सुपर परफॉर्मेंस वाली बैटरी बनाने में, हाई परफॉर्मेंस की बैटरी, सुपर कैपेसिटर का निर्माण, टच स्क्रीन का निर्माण, कंडक्टिव इंक का निर्माण इससे किया जाता है। जैसे कि सेंसर की बात कर लें तो ग्रेफीन पर आधारित आजकल सेंसर भी बनाए जाने लगे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, हेल्थ केयर एंड वेयरेबल डिवाइसेस के लिए भी ये सेंसर लगाए जा रहे हैं। ग्रेफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन्स, झिल्ली, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए, डीसैलिनेशन के लिए, ठीक है, नमक जो है उसको हटाने के लिए। ग्रेफीन बेस्ड मास्क वर मेड ड्यूरिंग कोविड-19। इसके साथ साथ में कोरोना के दौरान में भी हम देखते हैं ग्रेफीन पर आधारित मास्कों का निर्माण किया गया था। डिफेंस सेक्टर के मामले में भी ग्रेफीन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके पास में काफ़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है जिसके चलते चलते हमारे जो आर्मर हैं, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन हैं, इसमें इनका इस्तेमाल हो सकता है। ग्रेफीन के पास में ये पोटेंशियल मौजूद है, क्षमता मौजूद है कि ये एब्जॉर्ब करेगा, डिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसका मतलब ये है हम जो है स्टील कोटिंग कर सकते हैं। एंड मटेरियल दैट रिड्यूस रडार सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। कुछ ऐसी चीज़ बनाना है कि हमारा जो उपकरण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की पकड़ में ना आए, रडार की पकड़ में ना आए, तो उसके लिए भी हम ग्रेफीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज का मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हो, ये सारी चीज़ें ग्रेफीन को अट्रैक्टिव बना देती हैं। डिफेंस के मामले में, एरोस्पेस इंडस्ट्री के मामले में, साथ ही साथ सिविल एंड कमर्शियल एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेफीन काफ़ी हाईली सेंसिटिव माना जाता है, ठीक है, टू एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस होता है तो इसका सेंस ग्रेफीन को हो जाता है, विच मेक्स इट एक्सीलेंस कैंडिडेट फॉर सेंसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि हम चाह रहे हैं कि ग्रेफीन की मदद से कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट का पता लगाएं तो वो काम हम कर सकते हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव हो, रेडिएशन है, अदर हजार्डियस सब्सटेंस जैसे कि बम का पता लगाना है, रेडिएशन का पता लगाना, तो हम ग्रेफीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कभी हम ये निबंध में लिखा करते थे कि आज का युग साइंस का युग है, आज का युग कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है। इसी प्रकार से मटेरियल के मामले में आज आप देखेंगे ना तो आज का जो टाइम है वो ग्रेफीन का टाइम माना जा रहा है। कितना बड़ा इसका मार्केट है, तो ग्रैंड व्यू रिसर्च एक ग्लोबल ग्रेफीन मार्केट का जो साइज है वो आज के टाइम में $175.9 मिलियन है 2022 में, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है CAGR के द्वारा, ठीक है, कि ये बढ़कर के 46.6% इसमें हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी 2023 से लेकर के 2030 के बीच में। वहीं रिसर्च के मामले में कुछ लीडिंग कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्री आगे हैं जैसे कि चाइना, US, UK, जापान, साउथ कोरिया, रसिया एंड सिंगापुर, और इंडिया इस मामले में पीछे है, इंडिया का नाम यहाँ पर नहीं आया। 2012 तक देखा जाए तो ग्रेफीन से रिलेटेड जो पेटेंट रहे हैं उसके लिए जो आवेदन दिए गए हैं इसमें डोमिनेट रहा है US 2013 से 2016 तक।
साउथ कोरिया एंड चाइना मैच्ड यूएस आफ्टर 2017 के बाद में आप देखते हैं साउथ कोरिया और चाइना आगे आ गया, फिर चाइना और भी ज़्यादा आ गया 2018 में चाइना ने फाइल किया था 218 पेटेंट जो कि ग्रेफीन की रिसर्च से रिलेटेड हैं, जबकि अदर जो लीडिंग कंट्रीज़ रहे थे उन्होंने मात्र 79 आवेदन दिए थे और इंडिया की तरफ से 8 फाइलिंग की गई थी। कमर्शियल प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो चाइना और जो ब्राज़ील ऐसे देश हैं जो कि पूरे विश्व भर में इसका व्यापारिक तौर पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। 8 द बीजिंग ग्रेफीन इंस्टीट्यूट, वहीं चाइना इस मामले में थोड़ा सा आगे इसलिए निकल गया क्योंकि उसने इसके लिए बहुत सारी संस्थाओं का भी निर्माण कर लिया, जैसे कि बीजिंग ग्रेफीन इंस्टीट्यूट, इसको 2018 में सेटअप किया गया था। बहुत सारी कंपनी प्रोड्यूस करती हैं इंडस्ट्री ग्रेड ग्रेफीन प्रोडक्ट का। इंडिया प्रोड्यूस करता है लगभग 1/20 हिस्सा यदि आप चाइना से तुलना करेंगे, एंड 1/3 करता है ब्राज़ील से, यदि आप ब्राज़ील से तुलना करते हैं तो। इंडिया की प्रोग्रेस किस प्रकार से रही है ग्रेफीन के उत्पादन के मामले में? IISc बेंगलोर एंड कास्टेक, इंडिया का जो प्रोग्रेस रहा है काफ़ी बेटर मान सकते हैं आप बहुत सारी कंट्रीज से यदि तुलना करेंगे तो। सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग IISc बेंगलोर ये मिलकर के काम कर रहा है। कास्टेक इसने प्रोड्यूस किया है ग्रेफीन बेस्ड सिस्टम, बहुत साल पहले से ही ये काम हो गया। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं, फॉरेन सब्सिडरीज ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है ग्रेफीन या फिर ग्रेफीन से रिलेटेड जो भी मटेरियल हैं उनको। आगे देखा जाए तो टाटा स्टील भी इस मामले में आगे आया, इसने सक्सेसफुली ग्रो किया है ग्रेफीन को लगभग 50 माइक्रोमीटर लार्ज डोमेन्स। इसके लिए उसने इस्तेमाल किया था अनीलिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एटॉमिक कार्बन फ्रॉम द स्टील सरफेस। इसके अलावा ग्रेफीन के मिक्सिंग का काम किया गया था, इसके लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया था ताकि हम इनको रिसाइकिल कर सकें एज ए न्यू के तौर पर। IIT रुड़की इनक्यूबेटेड Log9, इसने हैज़ पेटेंटेड ए टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेफीन बेस्ड अल्ट्रा कैपेसिटर। इसको पेटेंट प्रोवाइड किया गया है एक टेक्नोलॉजी के मामले के लिए जो कि ग्रेफीन बेस्ड अल्ट्रा कैपेसिटर बना रही है। IIT कानपुर इनक्यूबेटेड RF नैनो कंपोजिट्स, इसने डेवलप किया है EMI सील्डिंग। इसके अलावा स्टील टेक्नोलॉजी इसका और इसके लिए ग्रेफीन बेस्ड नैनो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ में हमने इनोवेशन सेंटर भी खोले हैं केरला में। इस मामले में काफ़ी बेहतरीन जो कदम हो सकता है इस दिशा में वो है, हमने सेटअप किए हैं इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन केरला में। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला इम्प्लीमेंट कर रहा है और इसमें पार्टनरशिप रही है टाटा स्टील एंड सीमेंट थ्रीसूर की। द सेंटर नीड्स टू बिकम द नोडल पॉइंट टू इस पर लार्ज स्केल इनोवेशन एक्टिविटी अराउंड द ग्रेफीन। ये जो सेंटर है ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा समर्थन मिले ताकि लार्ज स्केल इनोवेशन एक्टिविटी हम कर सकें ग्रेफीन से रिलेटेड। गवर्नमेंट हैव ए क्रूशियल रोल टू प्ले, सरकार इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। चाइना ने डिक्लेयर किया था ग्राफीन को प्रायोरिटी के तौर पर अपनी 13वें नंबर की प्लानिंग में। यूरोप ने सेटअप किया था ग्रेफीन फ्लैगशिप और इसके लिए उसने लगभग 1 बिलियन रुपया वहीं की मुद्रा में उसने खर्च करने की बात करी थी 2013 में। तो क्या इंडिया इस मामले में आगे नहीं आ सकता है? ठीक है, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा और ग्रेफीन के प्रोडक्शन के मामले में थोड़ा सा आगे आने की ज़रूरत है। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल रहा है हमारा वो मेनली फोकस करता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जिसको हम हिंदी में जैव विविधता बोलते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो हम अपने चारों ओर देखते हैं कितने प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं,
तो इनका संरक्षण करके कैसे करके क्लाइमेट चेंज से हम लड़ाई लड़ सकते हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा वो हमारे लिए रहेगा क्वेश्चन, द एंगेजमेंट ऑफ ऑल सिटीजन। भारत के जितने भी लोग हैं, विश्व के जितने भी लोग हैं, उनको सबसे पहले हमें इंगेज करना पड़ेगा। विल बी की टू इन्हेंसमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज के रूप में हमें जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, प्राकृतिक विरासत के तौर पर जो चीज़ें मिली हुई हैं, उनको यदि हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको यदि बढ़ावा देना है, तो सबसे पहले हमें लोगों को इंगेज करके रखना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करना, बताना कि ये जो जैव विविधता है हमारे लिए क्यों उपयोगी है, आखिर क्यों हम इनको संरक्षित करके चलें, क्यों आपको अपना जो रुपए पैसा है यहाँ पर खर्चा करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सरकारें भी अपनी कुछ ऐसी नीतियाँ बनाएं जिसमें नेचर का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को जैव विविधता के बारे में थोड़ा सा जागरूक किया जा सके। ये एक और रिमाइंडर माना जाता है, ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे नेचुरल वर्ल्ड कितना, ये जो प्राकृतिक दुनिया है कितनी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है इन रिजॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। ये नेचुरल वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को रिजॉल्व करने में कितना हमारी मदद करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन होते जा रही है, और इसके साथ ही साथ जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ठीक है, वो फ्यूचर के लिए अभी मौजूद है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्या चीज़ एनवायरनमेंट है, इसके बारे में बताया जाता है। एनवायरनमेंट आप हिंदी में अच्छी तरह से समझते हैं, जिसको हम हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण परिधन आवरण, ठीक है, परिधन आवरण, पर्यावरण, आपको चारों ओर जो चीज़ें घेरे हुए हैं वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। आप अपने चारों ओर देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं प्राकृतिक तौर पर, वो सारी चीज़ें पर्यावरण का निर्माण करती हैं। द रिच वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। हम देखते हैं जीवन की अलग अलग विविधता है, अलग अलग विविधता पौधों में है, जीव जंतुओं में है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट, आपस में भी जुड़े हुए हैं और पर्यावरण के साथ में भी वो कनेक्टेड हैं। इनसाइड आवर बॉडीज एज ubiquitous microbiome in our backyard, villages, towns and cities, and in remote wild places as well as organized ecological communities and ecosystem। ये विविधता हमें हर जगह दिखाई देती है, आपके गांव, घर, गली, मोहल्ला, आपकी बॉडी के भीतर, आपके गांव से दूर, जंगलों में, सब जगह हमें जैव विविधता दिखाई देती है। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना ज़मीन में, इसके साथ साथ में चाहे वो ओशियन में, इस परहैप्स द लीस्ट एक्सपेंसिव मैकेनिज़्म, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से बहुत सस्ते रूप में अलग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्लानेट है वो कूल रहेगा, हमारी जो ज़मीनें हैं वो बची रहेंगी, ओशियन बचे रहेंगे। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट वन ऑफ द सेवरल बेनिफिट वी डेराइव फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से क्लाइमेट चेंज तो हम के असर को कम कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हमें जैव विविधता से मिल जाते हैं। इट आल्सो फुलफिल आवर बेसिक नीड फॉर फूड। जैव विविधता के माध्यम से ही हमें खाना मिल रहा है, हमें छाँव मिल रही है, मेडिसिन प्राप्त कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ है, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, एंड स्पिरिचुअल इनरिचमेंट भी बायोडाइवर्सिटी से ही हमको प्राप्त हो रही है।
अब कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें नेचर पर आधारित सॉल्यूशन लेकर के आना है। टू फेस द कंटिन्यूइंग डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हम देख रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी में गिरावट आ रही है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम जो है ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर निर्भर करें, ऐसे सॉल्यूशन लेकर के आएँ, ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी या फिर नेचर पर आधारित रहें, जिनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। ये जैव विविधता ही है जो कि रिस्टोर करती है हमारे जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं, ऐसी ज़मीन जो कि उपजाऊ नहीं रही है। पॉल्यूटेड रिवर को भी हम फिर से जीवित कर सकते हैं। ओशियंस एंड सस्टेन आवर एग्रीकल्चर इन फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, किसके माध्यम से? बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से। ये बायोडाइवर्सिटी ही है जो कि निर्माण करती है बेसिस ऑफ न्यू सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी का। ग्रीन इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा हम बात करते हैं, ग्रीन इकोनॉमी का बेस क्या रहेगा? बायोडाइवर्सिटी रहेगा। बायोडाइवर्सिटी ही वो चीज़ है जो कि इंस्पायर करती है हमारे बच्चों को कि हम जो है और भी ज़्यादा मानवीय एंड जस्ट एंड होपफुल फ्यूचर का निर्माण करें, विच अकॉर्ड्स प्राइमेसी टू लिविंग वर्ल्ड, जिससे जो लिविंग वर्ल्ड है उसकी प्राइमेसी सिद्ध हो सके। इन सब बातों के बावजूद हम देखते हैं कि हमारा देश या फिर दुनिया उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। इंसान ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। वी हैव बीन पुअर प्रोग्रेस फॉर केयरिंग एंड नर्चरिंग लाइफ ऑन द अर्थ, इसके बावजूद भी हम उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, ठीक है, अर्थ में जीवन की केयर करने में, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के मामले में। चाहे वो दुनिया है चाहे वो इंडिया हो, हम फेल हो चुके हैं, हम उतने ज़्यादा पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं कंजर्वेशन, मैनेज आवर प्रीशियस इररिप्लेसेबल नेचुरल हेरिटेज को। हमारे पास जो एक नेचुरल हेरिटेज मौजूद है हम उसको सेफ नहीं कर पाए, उसको हम मैनेज नहीं कर पाए हैं। पूरी दुनिया भर में हम देखते हैं जैव विविधता में गिरावट देखने को मिल रही है, एंड आवर लास्ट रिमेनिंग लार्जली आइसोलेटेड इकोसिस्टम आर डिग्रेडिंग ड्यू टू चेंजेस हैपनिंग अराउंड दैम। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो कि खतरे के कगार पर चल रहे हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? बहुत सारी स्पीसीज लॉस्ट की कगार पर हैं। क्लाइमेट स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, ह्यूमन प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं जैव विविधता खतरे पर चल रही है। अभी हाल ही में इंडिया की तरफ से फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी लेकर के आया गया है, जिसके माध्यम से कुल मिलाकर के देखा जाए सरकार खुदाई करके मतलब माइनिंग वगैरह के लिए फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको जल्दी जल्दी क्लियरेंस देने के लिए ये कानून लेकर तो आई है, लेकिन इससे जैव विविधता खतरे में जाने वाली है। कुल मिलाकर के यहाँ सारांश ये बताया जा रहा है। इसके बाद हम एक मिशन की बात करते हैं, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। ये मिशन हम लेकर के आए हैं ताकि जो बायोडाइवर्सिटी की मेन स्ट्रीमिंग है, इसके लिए जो हमने गोल रखे हैं कि हम कैसे करके बायोडाइवर्सिटी को मेन स्ट्रीम में लेकर के आएंगे, इसके लिए हम एक मिशन लॉन्च करे हैं। An idea this writer has referred to in early column, India's leading conservation biologist working under the umbrella of Biodiversity Collaborative based in Bengaluru। इंडिया के जो लीडिंग कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेटिव के अंडर में, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? बंगलुरु में। यहाँ पर हमें कुछ आइडिया की कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में इन्होंने कुछ रोड मैप तैयार किया है इस मिशन को लेकर के, इन सभी को अप्रूवल मिला है प्राइम मिनिस्टर के साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल की मदद से। ये हम मिशन लेकर के आए हैं ताकि हमारी जो कंट्री है उसकी वो जो क्रिटिकल चैलेंजेस से होकर के गुजर रही है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है,
नेचुरल एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, इकोसिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ है, यूजिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एज यूजली रिफर्ड टू एज नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नॉर्मली इन सारे मुद्दों में हम नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन लेकर के आने वाले हैं। इसका जो अल्टीमेट गोल रखा गया है वो क्या रखा गया है, हम इन्हेंस करेंगे, कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, ताकि ह्यूमन वेलबींग को हम बढ़ावा दे सकें, स्पेसिफिकली टू मीट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पार्टिकुलरली यूएन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं उनको हम अचीव करेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट एंड एरा ऑफ न्यू ग्रीन एनर्जी। इस मिशन में लोग ही सेंटर में रहने वाले हैं। द गोल ऑफ विच इज to have all citizens engaged in conservation and sustainable use of biodiversity, embed consideration of biodiversity in every development oriented program। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो सेंगोल से रिलेटेड है। सेंगोल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो नई जब पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था तो उस टाइम में एक प्रकार से देखा जाए हिस्ट्री में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, राज्यों का एकीकरण हुआ था। उसके सिंबल के तौर पर सिंगोल का इस्तेमाल किया गया था। साउथ वाले जो राज्य हैं वो अपनी सत्ता का हस्तांतरण किए थे उस समय केंद्र सरकार को। इसके लिए उन्होंने अपनी सत्ता को सिंगोल के रूप में थमा दिया था किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो वही काम इस बार जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के टाइम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिंगोल का इस्तेमाल किया गया था। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप एक सिंबल को सिलेक्ट करिए जिससे पता चल सके इंडिया आज़ाद हो गया है, यहीं से सिंगोल का आइडिया डेवलप होता है। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी ने कंसल्ट किया था नेहरू के साथ में एंड रिकमेंड किया था इमिटेटिंग द तमिल कस्टम ऑफ प्रेजेंटिंग ए फैंटम टू ए न्यू किंग अपॉन एस्केंडिंग टू पावर। तमिल के टाइम में जब भी कोई किसी का राज्याभिषेक हुआ करता था तो उस टाइम में राजा को सिंगोल प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। तो ये वाला आइडिया थोड़ा सा उनके माइंड में आया। राजा जी वाज गिवन द टास्क फॉर ऑफ डेवलपिंग द स्ट्रक्चर आफ्टर नेहरू एथॉस्टिकली एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट पंडित नेहरू को पसंद भी आया। इसके बाद राजा जी को ये काम सौंपा गया था। फिर भी देखा जाए ना तो कांग्रेस इस मामले में डिस्प्यूट कर रही है एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिंकिंग लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी एंड जवाहरलाल नेहरू टू सिंगोल सिंबॉलिक ट्रांसफ़र ऑफ द पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। कुल मिलाकर के कहना चाहिए अंग्रेज चाह रहे थे कि कोई आप ऐसा सिंबल लेकर के आओ जिसको आप कहें कि ये जो है ना ये अंग्रेज़ों ने आपको सत्ता सौंप दी है, उसका ये सिंबल है। इस चीज़ को आज के टाइम में कांग्रेस वाले मान नहीं रहे हैं, इसी को लेकर के डिस्प्यूट उनका चलते रहता है। द इंक्लूजन ऑफ द सिंगल इज़ द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स एम टू रिस्टोर दिस एंटीक्वीट कस्टम एंड ऑनर इंडियाज फ्रीडम एज द कंट्रीज एम्बार्क ऑन न्यू डेमोक्रेटिक चैप्टर। अब इंडिया क्या है, नए डेमोक्रेटिक चैप्टर में शामिल हो रहा है, उसके लिए इसका एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है। इतिहास की जो कस्टम्स हैं उनको कुछ मिलाकर के जीवित करने का काम यहाँ पर किया गया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो विश्व के लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लानिंग से रिलेटेड है। केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट करना चाहती है इस पायलट प्रोजेक्ट को अभी 10 डिस्ट्रिक्ट में। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे के दिन अप्रूवल दे दिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे
एम्पावरमेंट करेंगे एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी मदद से वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान किया जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर में। इसमें बहुत सारी जो वेरियस स्कीम हैं उनको कन्वर्ज किया जाएगा, मिलाया जाएगा। ये मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो, चाहे कंज्यूमर अफेयर हो, चाहे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो स्कीम चलाई जा रही हैं वेरियस मिनिस्ट्री के द्वारा, चाहे वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो, कंज्यूमर अफेयर्स हो, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, इन सबको कन्वर्ज किया जाएगा। एक गवर्नमेंट स्टेटमेंट की तरफ से कहा गया है कि हम इंश्योर करना चाहते हैं टाइम टू टाइम यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इन प्रोफेशनल मैनर। एक समान इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए स्कीम का, टाइम टू टाइम स्कीम का कहना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेगी एक पायलट प्रोजेक्ट को कम से कम अभी 10 ज़िलों में अलग अलग स्टेट में। इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं कोऑपरेशन एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। ये कुछ गाइडलाइन लेकर के आएंगे ताकि क्रिएट किया जा सके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि गोडाउन हमें बनाना है फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड पर्पस 8 सिलेक्टेड वायबल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, पेक्स जिसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम यूटिलाइज़ करेंगे अवेलेबल जितना भी हमारे पास आउटले है, जिसको प्रोवाइड किया गया था आइडेंटिफाइड स्कीम के माध्यम से, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से। वही आउटले, वही पैसा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम। मिस्टर अमित शाह का कहना है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम है। इससे क्या होता है, फूड ग्रेन्स वेस्टेज चला जाता है एंड फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप्स एट लो प्राइसेस, और किसानों को मजबूरी में अपने अनाज को कम कीमत पर बेचना पड़ जाता है। इस डिसीजन के माध्यम से किसान आज के टाइम में मॉडर्न ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे अपने अपने ब्लॉक में, तहसील लेवल में पैक्स के माध्यम से, एंड बाद में बहुत बेहतरीन तरीके से उनको प्राइस मिल पाएगा, अच्छे दाम पर वो बेच पाएंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि किसानों को तो आज पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्टोर करके रखेगा क्या? क्योंकि यदि अभी गेहूं की कटाई हो गई है तो कटाई हार्वेस्टर वाला पैसे मांगने आ जाएगा, खेतों की जुताई करना है तो ट्रैक्टर वाला पैसे मांगने आएगा, मज़दूर लगाए हैं तो मज़दूरी देना पड़ेगा, सिंचाई किए हैं तो सिंचाई का पैसा, मोटर का पैसा। इसके अलावा यदि आपने पेस्टिसाइड छिड़के हैं तो पेस्टिसाइड का पैसा, मतलब किसान को पैसा तुरंत चाहिए, इसलिए उसको मजबूरी में अनाज बेचना ही पड़ जाता है।